जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आते हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर आता है एफडी, उसके बाद आरडी आता है, आपका शेयर मार्केट आता है, म्यूचुअल फंड आता है, क्रिप्टो आता है, बिजनेस आता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आते हैं, बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं। लेकिन एफडी जो है वो सबसे ज्यादा सेफ, सिक्योर और प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा, 2 रुपए की आपको इनकम भी मिल जाने वाली है। तो दोस्तों, जब भी आप एफडी करवाते हैं तो आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है। जो एफडी का ब्याज होता है वो आपकी इनकम होती है, और जहां पर भी आपकी इनकम आती है इनकम टैक्स का रूल भी आ जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके सर पर ही खड़ा होता है, क्योंकि एफडी कराते समय आपने अपना पैन कार्ड दिया था, पैन कार्ड नहीं दिया था तो आपने अपना आधार कार्ड दिया था, पैन आधार से ऑलरेडी लिंक है। तो दोस्तों, आप ये गलती ना करें, जब भी आप एफडी कराएं तो अपना पैन कार्ड जरूर दें, ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्यों दें। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड एक एक डाउट, एक एक क्वेरी आपकी क्लियर होने वाली है। तो देर ना करते हुए एफडी और इनकम टैक्स के जो लेटेस्ट रूल हैं 2025 के, वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जिसे कि एफडीआर भी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट रिसीट होती है, जो आपको एफडी की जो रसीद दी जाती है उसको एफडीआर बोलते हैं। इनकम टैक्स के रूल्स हैं 2025 के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा जो इनकम टैक्स चलता है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज चलता है, ना कि एक कैलेंडर ईयर वाइज चलता है। तो 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 को जो साल खत्म होने वाला है उसके लिए आपके क्या रूल रहने वाले हैं उससे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एफडी क्यों करवाएं हम, इसके बाद है टैक्स ट्रीटमेंट। एफडी के ऊपर क्या टैक्स लगता है, क्या एफडी के ऊपर कोई टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं, एफडी के ऊपर क्या लोन ले सकते हैं, टीडीएस कब कटता है, कैसे टीडीएस कटने से बच सकते हैं, आईटीआर भरनी जरूरी है क्या, नोटिस कब आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सीनियर सिटीजन को एफडी कराने के क्या फायदे हैं, कुछ एफडी के नुकसान भी होते हैं क्या, कुछ यूजफुल टिप्स देंगे दोस्तों आपको, और FAQs जो नॉर्मल व्यक्ति के डाउट क्वेरी क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा कोई FAQs फिर भी रह जाता है तो आप बेझिझक हमारे इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें ताकि किसी और को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना मिल जाए। एफडी क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि ये सेफ है, सिक्योर्ड है और यहाँ पे सेफ्टी दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक है। इसकी एक एंटिटी है DICGC। ये बोलते हैं 5 लाख रुपए आपके सिक्योर्ड हैं। इससे पहले तो ये 1 लाख ही होता था, 2020 के अंदर 5 लाख रुपए कर दिए हैं पर बैंक और पर पैन कार्ड। तो दोस्तों, ये टिप मैं आपको यहीं दे देता हूं। अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी करानी है और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा ना डूबे, तो 5-5 लाख रुपए 2 बैंकों में कराएंगे। वैसे तो आपने भी देखा होगा कितने बैंक डूबते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो भी जाता है तो 5-5 लाख रुपए दोनों ही बैंकों में सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप घर के अंदर कैश रखते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, आपका पैसा नेगेटिव में हो जाता है। अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं वो भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, वहां पर भी आपका पैसा नेगेटिव ही रहता है। लेकिन यहां पर आपको 4-5% से लेकर के 8, 8.5, 9% तक का भी, और सीनियर सिटीजन को तो आधा % वैसे ही ज़्यादा मिलता है। और फ्लेक्सिबल टेन्योर है, आप यहाँ पे 7 दिन से लेकर के 10 साल के बीच में जहां आपको सही लगता है, जहां आपको अच्छी इंटरेस्ट मिल रही हो, वहां उसकी एफडी आप करवा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टैक्स। दोस्तों, जब एफडी कराते हो तो उसके ऊपर जो आपको ब्याज मिलता है वो आपकी इनकम है। जब आपको इनकम आ जाती है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो टैक्स के ट्रीटमेंट आपको क्या होने वाले हैं? करंट फाइनेंशियल ईयर, मैंने आपको बताया 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 का जो साल है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26 है। तो आईटीआर जो भी भरेंगे या टैक्स जो भी किसी व्यक्ति को भरना है वो 31/3/2025 के बाद भरना है, जिसकी नॉर्मली जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2025 होगी। दोस्तों, इस तारीख तक अगर आप अपनी आईटीआर नहीं भर पाते हो तो 31 दिसंबर 2025 तक भी आप अपनी बी रिलेटेड आईटीआर भर सकते हो। 2 तरह के टैक्स रिजाइम आपको दिए गए हैं, न्यू और ओल्ड, जिसके अंदर हमने डिटेल में काफी सारी वीडियोस बना रखी है कि न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में आपको कितना कितना टैक्स कैसे कैसे देना होता है। यह आपको अपनी मर्जी से ही चूज करना पड़ता है। और इनकम की बात करें, एक व्यक्ति सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम कमा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसका कोई मकान है, दुकान है और उसे किराया आता है तो इसमें आ जाएगा। कैपिटल गेन, किसी भी व्यक्ति ने शेयर मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस किया या किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी बेची तो ये कैपिटल गेन कहलाता है। कोई माल बेच रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो तो ये बिजनेस में आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आया वो अदर सोर्स में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो एफडी का ब्याज आपका होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ता है और स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। अब आपको आईटीआर की बता दें, जैसी आपकी इनकम होती है वैसे ही आपको आईटीआर भरनी पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नॉर्मली 5, 6, 7 एक व्यक्ति के लिए काम की नहीं रहती है, क्योंकि कंपनी फर्म वगैरह ये भरते हैं। और आपके लिए तो आईटीआर 1
1 या 2 या 3 ही भरा जाता है। और कॉमन ITR गवर्नमेंट ने पिछले बजट में बोला था हम आपको एक ऐसी ITR देंगे जिसमें कि आपको किसी भी तरह का ITR का फॉर्म के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन आज तक की डेट में तो नहीं आई है। हो सकता है अगली जो ITR हम भरेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 की, उसके अंदर कॉमन ITR आपको प्रोवाइड कर दी जाए। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स ट्रीटमेंट की, हमें कितना टैक्स देना है। दोस्तों टैक्स कोई भी फिक्स रेट नहीं होता है, आपको अभी हम TDS बताएंगे, वो तो आपका फिक्स होता है 10%, लेकिन अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से जो बोलते हैं ना कि मुंह देख के थप्पड़ मारा जाता है, वही बात है कि आपकी ओवरऑल बाकी इनकम कितनी है। हो सकता है 0% भी टैक्स देना पड़ जाए, हो सकता है 30% भी टैक्स देना पड़ जाए, लेकिन ये बात क्लियर है कि आपके जो FD का ब्याज है ये फुली टैक्सेबल है और ये स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। मैंने आपको पीछे अभी 5 हेड बताए थे, तो 5वें हेड के अंदर आपका ये जुड़ जाने वाला है। अगर आपकी ऑल इनकम, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, सैलरी की इनकम, ब्याज की इनकम, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम मिलाने के बाद अगर 10 लाख से ज्यादा चली जाती है और आप ओल्ड रिजाइम में जाते हो तो आपको 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। और वहीं ओल्ड रिजाइम में सारी की सारी इनकम छूट वगैरह लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही आ जाती है तो 87A एक सेक्शन होता है, वो बोलता है कि आपको टैक्स देना है 0। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजाइम में आप जाते हैं और आपकी सारी इनकम मिलाने के बाद में 7 लाख या उससे कम आ जाती है तो 0 टैक्स देना है, और 15 लाख या उससे ज्यादा चली जाती है तो 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो FD के ऊपर जब भी आप टैक्स देंगे वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, आपकी बाकी इनकम के हिसाब से लगने वाला है। अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर FD और सारी इनकम मिलाते हो और आप ओल्ड रिजाइम में जाते हो तो दोस्तों 2.5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 पर 5 देना है, 5 से 10 पर 20% देना है, 10 लाख से ऊपर 30% देना है, लेकिन 87A की रिबेट मिल जाएगी। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसका 0 हो जाएगा। मान लीजिए आपकी 6 लाख रुपए इनकम आ गई FD को मिला करके, तो 5 से 10 इस कैटेगरी में आ गई तो 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, FD के ऊपर 20% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और वहीं पर 10 लाख से ऊपर चली गई तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। आप जाना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में, जहां पर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो वैसे तो 5% टैक्स था, लेकिन आपका 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आपका इनकम माफ हो जाएगा, टैक्स 0 हो जाएगा। और वहीं पर 7 से 10 इनकम है और FD की इनकम आपकी जुड़ी हुई है तो FD पर 10%, 10 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो FD के ब्याज पर भी 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं टैक्स स्लैब और टैक्स रिजाइम के हिसाब से आपको टैक्स देना है समझ आ गया होगा। अब टैक्स के क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आप FD कराते हो तो दोस्तों मैंने बताया था ओल्ड और न्यू दो तरह के टैक्स रिजाइम है। अगर आप ओल्ड रिजाइम में जाते हो और इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बोलता है अगर आप 5 साल की टैक्स सेवर FD कराते हो तो 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम में से हम घटा देंगे, क्योंकि आपको छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी ये सिर्फ ओल्ड के अंदर ही, न्यू में नहीं मिलने वाली है। और जिस साल आपने FD कराई सिर्फ उसी साल ही आपको इसकी छूट मिलेगी, क्योंकि FD तो आपने 5 साल की करा ली। कहीं आप ये सोच के बैठे हो कि हर 5 साल तक मुझे ये 80C की 1.5 लाख की छूट मिलने वाली है, ऐसा नहीं होगा। जिस साल आपने FD कराई उसी साल ही, और इस FD का आपको जो ब्याज मिलेगा दोस्तों वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ करके उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। वो कैसे देना पड़ेगा हमने ऑलरेडी डिटेल में टैक्स स्लैब के हिसाब से डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस FD को तोड़ देते हो बीच के अंदर, मान लीजिए 5 साल की कराई, 2 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जिस साल आपने तोड़ी उस साल ये 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपने पहले 1.5 लाख रुपए की छूट ले ली थी, तो ये ऐड बैक हो जाने वाला है। इस चीज का मेक श्योर करें, पूरा आपको ध्यान देना है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, पैसे की जरूरत पड़ जाती है। मान लीजिए आपने 5 साल की FD करा ली और 1 साल बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आपको वहां पे पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है। लेकिन थोड़े से टाइम के लिए जरूरत है, मान लीजिए 1-2 महीने के पैसे की जरूरत पड़ी है, तो आपको लोन मिल जाएगा। ये सिक्योर्ड लोन होता है, आपकी FD के 90% तक का लोन आपको मिल जाता है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की FD करा रखी थी, तो उसी FD को गिरवी रख के आप 9 लाख रुपए का लोन उस बैंक से ले सकते हो। अगर माइनर है 18 साल से कम वाला बच्चा, या टैक्स सेवर FD जो भी हमने डिस्कस की थी 5 साल वाली, उसके ऊपर आपको लोन ये नहीं देते हैं। और इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है दोस्तों, नॉर्मली तो 1% ही होता है। मान लीजिए 7% आपको FD का ब्याज मिलता है, तो 8% के हिसाब से आपको लोन मिल जाने वाला है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है। अगर आपको FD अपनी तुड़वाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से टाइम के लिए अगर पैसे की जरूरत है, और लोन आपको हाथों हाथ 1-2 दिन में जो भी प्रोसेस होगा हो जाएगा। इसकी पेमेंट आप लमसम में इकट्ठे भी कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अगर इसके ऊपर आपने FD के ऊपर लोन लेना हो तो। अब TDS की बात करते हैं दोस्तों, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्योंकि पहले क्या होता था, हर व्यक्ति FD से ब्याज कमाता था और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता था तो ITR में उसे नहीं दिखाता था, क्योंकि इनकम टैक्स को पता ही नहीं लगता था। इतने लोग FD
कराते हैं। अब क्या है दोस्तों, पैन कार्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप एफडी कराएं तो सबसे पहले तो आप अपना पैन कार्ड जरूर दें दोस्तों। ये इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए टीडीएस बनाया है। जिम्मेदारी लगा दी है उस बैंक की, आप किसी भी व्यक्ति को ब्याज देंगे तो उसका टीडीएस काट कर ही देंगे। अब टीडीएस का मतलब टैक्स होता है, ये 10% फिक्स होता है और आपको एफडी पर जो टैक्स देना है वो 0 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एक साल में 40,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज दिया जाता है तो 10% टीडीएस काट लेंगे, और वही व्यक्ति वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ज्यादा के ऊपर सारी अमाउंट पर ही कट जाएगा। मान लीजिए आपको 60,000 रुपए का ब्याज मिला है तो उसका 6,000 रुपए कट करके आपकी एफडी में 54,000 जुड़ जाएगा, और ये जो 6,000 है ये आप ही के पैन कार्ड में फॉर्म 26A में जमा हो जाएगा। जब साल खत्म हो जाएगा आप अपनी आईटीआर भरें, टैक्स नहीं बनता है तो आप इसका रिफंड ले लें। टीडीएस को अगर आप चाहते हैं कि ना कटे उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेंगे। पैन कार्ड है तो 10%, पैन कार्ड नहीं है तो 20% टीडीएस काट लेंगे वो आपका। और आपका जब पैन कार्ड ही नहीं था तो वो जमा कहां करवाएंगे, क्योंकि आपके पैन कार्ड में जमा नहीं होगा और आप उसको रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। तो अभी मैं कहता हूं आपको, जब भी एफडी कराएं आप अपना पैन कार्ड जरूर दें दोस्तों। बैंक आपको 16A नंबर फार्म देगा, हर 3-3 महीने बाद आपको ये देगा। नॉर्मली आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, आपको मेल आ जाती है, या आप अपने इनकम टैक्स के जो पोर्टल होता है आपका बैंक का उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यही सेम टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में ऑनलाइन में, AIS में और TAS में दिखा देगा। AIS और TAS कैसे चेक करना होता है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं कि आप अपना टीडीएस खुद कैसे चेक कर सकते हैं। टीडीएस के बाद में दोस्तों आप चाहते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटे, हाउ टू सेव टीडीएस। अगर आपका ब्याज 40,000 से या 50,000 सीनियर सिटीजन के मामले में कम है तो टीडीएस आपका काटेंगे ही नहीं। अगर इससे ज्यादा चला जाता है लेकिन आपकी बाकी इनकम, सैलरी की, बिजनेस की, रेंट की इनकम मिलाकर के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है दोस्तों, जो कि आईटीआर भरने की लिमिट होती है, अगर उससे क्रॉस नहीं कर रही है, ओल्ड के अंदर तो 2.5 लाख रुपए 60 से कम वालों के लिए, 3 लाख रुपए 60 से 80 वालों के लिए, 5 लाख रुपए 80 साल से ज्यादा वाले व्यक्तियों के लिए है। और न्यू टैक्स रेजाइम में अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है और आपकी एज भी 60 साल से कम है तो फॉर्म 15G दे देंगे। अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 15H दे देंगे। ये किसको देना है दोस्तों, ये बैंक को देना है। और ये क्या होता है, ये एक रिक्वेस्ट होती है कि जी मेरा टीडीएस मत काटो, मुझे आईटीआर नहीं भरनी है, मेरे को कोई भी रिफंड नहीं लेना है, क्योंकि आप जब काटोगे फिर मैं रिफंड लूंगा। तो ये एक तरह से आपकी रिक्वेस्ट होती है जो आप बैंक को देते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए। तो ये फॉर्म 15G मैंने बताया और फॉर्म 15H बताया। जब भी आप एफडी कराते हैं कोशिश करें उसी टाइम ही आप ये दे दें। अगर आपने बाद में भूल गए हो, नहीं दिया तो बाद में भी दे सकते हैं, क्योंकि टीडीएस आपका हर 3-3 महीने बाद कटता है। और दोस्तों अगर आपने 5 साल की एफडी कराई है तो आपको हर साल ही ये फॉर्म देना पड़ेगा, नहीं तो जिस साल फॉर्म नहीं दोगे आपका टीडीएस काटा जा सकता है। या आप क्या करें, अलग अलग बैंकों में एफडी कराएं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी करानी थी तो 5 की बैंक ए में और 5 की बैंक बी में करा ली। मान लीजिए इसका 6% है तो 30,000 यहाँ मिल गया और 30,000 यहाँ मिल गया, तो दोनों ने ही टीडीएस नहीं काटा और दोनों ही 5-5 लाख रुपए आपके सेफ रहने वाले हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फॉर्म 15GH भी दे सकते हैं। फिर भी आपका टीडीएस गलती से कट गया है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसका आईटीआर भर के रिफंड ले सकते हैं। आईटीआर भरनी कब जरूरी है, अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, किसी भी तरह की छूट से पहले। दोस्तों मैंने आपको बताया था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, हालांकि 5 लाख रुपए तक ओल्ड में और 7 लाख रुपए तक न्यू में आपकी इनकम है तो आपका टैक्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों ओल्ड के अंदर 2.5 लाख रुपए 60 साल से कम वालों के लिए, 3 लाख रुपए 60 से 80 वालों के लिए, और 5 लाख रुपए से इनकम आपकी ज्यादा चली जाती है, जिस व्यक्ति की इनकम 80 साल से ज्यादा है उसको आईटीआर भरनी जरूरी है। चाहे टैक्स बनता है, टीडीएस कटा है, नहीं कटा है, उन सभी को आप साइड में रख दो, आपको आईटीआर भरनी ही भरनी पड़ेगी। आपके 5 हेड मैंने बताए थे, सैलरी, पेंशन, रेंट और आपकी एफडी का ब्याज मिला करके। तो अकेली एफडी का ब्याज है तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजाइम में इनकम चली जाती है तो नोटिस भरना पड़ेगा। नहीं भरते हो और आपकी एफडी 50 लाख है उससे कम है तो दोस्तों आपको 4 साल तक, और एफडी की इनकम 50 लाख से ज्यादा है जो एफडी कराई है तो 6 साल तक नोटिस सेक्शन 148 में भेजा जा सकता है। तो इस नोटिस से भी बच जाएंगे आईटीआर भरेंगे तो, और आपका जो टीडीएस वगैरह कटा था वो भी आप रिफंड ले लेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी आईटीआर भरना सुनिश्चित करना है। टैक्स ट्रीटमेंट में दोस्तों एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपकी, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई और आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल गया है 1 साल के अंदर, तो आपकी इनकम में इस 1 लाख को जोड़ना है, इस 10 लाख को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये तो आपकी खुद की पैसा है, कैपिटल है, जो आपने इनकम कमाई है उसी को ही आईटीआर में आपको दिखाना है। सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक और सबसे यहाँ पे जो सेंसिटिव इशू होता है दोस्तों वो इनकम टैक्स का नोटिस होता है, क्योंकि नोटिस का जब भी नाम आता है तो बड़ी ही घबराहट हो जाती है, हमें इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आ गया, क्यों आ गया। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जैसे कि 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 के अंदर, एक बैंक के अंदर दोस्तों पर बैंक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसे तो इंक्लूडिंग ऑल बैंक है, लेकिन जो रिपोर्ट जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के अंदर जाती है, स्टेट
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो पैन कार्ड बेस होगी। 10 लाख से ज्यादा की एफडी अगर आपने करा ली, अगर आप कैश में कराते हो तो 2 लाख से ज्यादा की करा ली, तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे। अब जो रिपोर्टिंग होती है बैंक वाइज होती है, पर बैंक पर पैन कार्ड होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाएगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर चेक करेगा सबसे पहले, तो क्या इस व्यक्ति ने रिटर्न भरी है और उसको प्रॉपर जस्टिफाई किया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं भरी है तो आपको नोटिस भेजेगा और वो पूछेगा कि आपने, सबसे पहले तो ये पूछेंगे आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी, फिर बोलेंगे कि आपकी ये पैसा आपने एफडी कराई थी ये कहां से आया था। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, आईटीआर भरते हैं, तो आपको नोटिस भी नहीं आएगा, आप अपना रिफंड भी ले पाएंगे, आपकी कैपिटल भी बन जाएगी। और एफडी और आईटीआर भरने के दोस्तों 31 बेनिफिट होते हैं, वो हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर करें ताकि आप आईटीआर भर के काफी सारे बेनिफिट और ले पाएं। इनकम टैक्स के नोटिस के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपने आईटीआर नहीं भरी हुई है और दोस्तों आपकी जो एफडी है 50 लाख रुपए तक है, तो आपको 4 साल तक नोटिस भेजा जा सकता है। मान लीजिए 31/3/25 वाले साल में आपने एफडी कराई है, तो 31/3/2029 तक आपको नोटिस भेज के पूछ सकते हैं कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी और आपका जो पैसा आया था कहां से आया था। और वहीं पर एफडी अगर 50 लाख से ज्यादा की हो गई तो 6 साल तक, मतलब 31/3/2031 तक आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने ये जो एफडी कराई थी इसका पैसा कहां से आया था। हालांकि आपके पास पैसा सोर्स है, आपको गिफ्ट मिला था, आपको लोन मिला था, पुरानी कैपिटल थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टैक्स पेड आपकी इनकम है वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपसे वो सोर्स पूछते हैं, मैंने आपको बताया, आप उसको जस्टिफाई कर देते हो कि मेरी पुरानी पूंजी थी, मैंने गिफ्ट लिया था मेरे फादर से, मैंने लोन लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो दोस्तों कि एफडी या कहां से आई थी, तो डिपार्टमेंट उसको अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मान लेगा, हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगा देगा, जो कि 83% तक हो सकती है। और आजकल तो सारे के सारे नोटिस ऑनलाइन आते हैं, फेसलेस आते हैं, तो आप उस ऑफिसर को जल्दी से जस्टिफाई और सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें कि आप जब भी अपना आईटीआर भरें, जब भी आप एफडी कराएं तो आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। टैक्स एग्जम्पशन दोस्तों, सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है, पूरी जिंदगी जिन्होंने काम किया, जब रिटायरमेंट में कुछ पैसा मिलता है तो ये अपनी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में एफडी करवा लेते हैं। सेक्शन 80 TTB बोलता है, अगर आप सेविंग का ब्याज कमाते हैं, अगर आप एफडी का ब्याज कमाते हैं, तो 50,000 रुपए तक की आपको छूट दे देंगे, आपकी इनकम में नहीं जोड़ेंगे। ये डिडक्शन बोलते हैं, ये डिडक्शन आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रेजाइम में जाते हैं तो 7 लाख रुपए तक वैसे ही माफ है। अगर आप ओल्ड में जाते हैं वहां पे 1.5 लाख रुपए की ATC, 50,000 रुपए का ये और काफी सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो टैक्स फ्री हो जाएगा, मतलब 5 लाख और 50,000 ये, तो 5,50,000 रुपए तक अगर आप इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हो, सेक्शन 80 TTB बोलता है एफडी और सेविंग का 50,000 रुपए का ब्याज आपको हम और माफ कर देने वाले हैं। डिसएडवांटेज दोस्तों, हमने तो फायदे ही फायदे गिना दिए, क्या एफडी का कुछ नुकसान भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। मनी लॉक हो जाएगी आपकी एक पीरियड के लिए, आपकी लिक्विडिटी नहीं रहेगी। मैंने आपको बताया वैसे तो 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी होती है। मान लीजिए आपने 10 साल की एफडी करा ली तो 10 साल तक आप अपने पैसे को हाथ ही नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको पहले पैसा चाहिए तो पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्री मैच्योरिटी के चार्जेस आपको 1% 1.5% तक देने पड़ सकते हैं। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपको अपने ही फंड पर आपको वहां पे एक्सेस नहीं दिया जाता है और लो इंटरेस्ट है। दोस्तों आपने देखा होगा शेयर मार्केट में कैसे ऐसे शेयर थे जो जस्ट डबल हो गए एक साल के अंदर। क्रिप्टो के अंदर अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, कहीं पर भी इससे ज्यादा ऑप्शन अगर आपको मिलता है शेयर मार्केट के अंदर, गोल्ड डबल हो गया, म्यूचुअल फंड है, रियल स्टेट है, एक प्लाट आप लेके छोड़ दो तो कितना पैसा बढ़ जाता है। तो इनसे आपको थोड़ा सा कम ब्याज यहाँ पे एफडी पर मिलने वाला है। इसके अलावा ये इंटरेस्ट आपका कम है जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। मान लीजिए 6% की एफडी पे आपको मिला और महंगाई दर 9% अगर है तो आपका पैसा तो वो नेगेटिव में हो गया। इन्फ्लेशन रेट 9%, कई बार तो 12 से 15% भी हो जाती है और 7% का ब्याज उसको बीट नहीं कर पाता है। अगर एक बैंक के अंदर आपने 20 लाख की एफडी करा ली, वो बैंक डूब गया तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही आपको मिलने वाले हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज के तौर पर हम मान सकते हैं। अगर आपका टैक्स कट गया, TDS कट गया, तो दोस्तों मान लीजिए आपका अप्रैल मई जून में ही कट गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में जाकर ही आपको उसका रिफंड ले पाएंगे। कई बार आपका पैन कार्ड नहीं दिया जाता है तो TDS आपका डबल 20% काट लिया जाता है और वो TDS रिफंड भी नहीं आता है। तो काफी सारे डिसएडवांटेज भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ यूजफुल टिप्स हम आपको बताने वाले हैं। जब भी आप एफडी कराएं दोस्तों, चाहे आप 1 लाख की कराएं या 1 करोड़ की कराएं, आपको उसका सोर्स जरूर रखना है, क्योंकि कल को डिपार्टमेंट आपसे पूछे कि आपने ये जो एफडी कराई थी इसका पैसा कहां से आया था, तो आप उनको बता पाएं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है दोस्तों, अगर आपकी
ऑलरेडी 15 लाख से 20 लाख से ऊपर इनकम आ रही है, अपने नाम से एफडी मत करवाएं। आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दें। उससे क्या होगा कि पेरेंट्स को एक तो ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा अगर वो सीनियर सिटीजन है, और उनकी 7 लाख रुपए तक इनकम माफ हो जाएगी और आपको उसके ऊपर 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी मनी पेरेंट्स को दें और आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए दोस्तों। तो जब भी आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट दें तो गिफ्ट डीड जरूर बना लें। और अगर हाउस वाइफ हैं आपकी, आप अपनी पत्नी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ गिफ्ट मत दें। 18 साल से कम वाले बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हैं तो मत दें, क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम कहता है ये इनकम आपकी इनकम में जुड़ जाएगी। या तो 18 साल से ज़्यादा का आपका बच्चा होना चाहिए या आपके पेरेंट्स होने चाहिए, जो मदर या फादर हो सकते हैं, उनको आप गिफ्ट देंगे तो वो इनकी इनकम में जुड़ जाएगा। और एफडी की अमाउंट कोशिश करें 10 लाख से कम की रखें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में स्पेसिफिकली कोई सूचना ना जाए। तो इन टिप्स का आप प्लीज़ अपने ध्यान रखनी है। कुछ FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंटरेस्ट जो है हमारा एफडी का वो टैक्सेबल है कब है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 5 साल की एफडी कराई है, जब ये एफडी पूरी हो जाएगी उसके बाद ही हमें टैक्स देना है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपकी एफडी पर जो ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली मिल जाता है और उस पर TDS वगैरह कटता है, वो क्वार्टरली कट जाता है। तो आप ऐसा मत सोचें कि 5 साल की एफडी है तो 5 साल के बाद ही हमें उसके ऊपर ब्याज देना है। जब भी आपको ITR भरनी है, साल खत्म होना है, उसके बाद AIS और TAS के 2 फॉर्म हैं, उसके आप चेक करें, वहाँ पे आपका ब्याज मिलेगा। फॉर्म 16A ले लें। अगर आपका TDS कटा है तो 26S में भी वो शो हो जाएगा। तो आप एनुअली साल टू साल अपनी एफडी के ब्याज को इनकम में दिखाएं। इंटरेस्ट कैसे चेक करें, मैंने आपको बताया, AIS से, TIS से, 26A से, बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लें, बैंक से 16A नंबर फॉर्म ले लें। इन सभी के अंदर ही आपका TDS के आपको कितना ब्याज बैंक वालों ने एफडी पर दिया है आप चेक कर सकते हैं। टेन्योर ऑफ एफडी मैंने बता दी, 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी तो आप हो सकती है। कई बार बैंक स्पेशल एफडी कराते हैं 444 दिन की, 555 दिन की, 500 दिन की, 400 दिन की, तो उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। जहां पर मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप हर बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मैंने एक SBI का एग्जांपल दिया था, 45 दिन की एफडी कराते हो तो 3.5% ब्याज है, और 46 दिन की कराते हो तो 5.5% ब्याज है। मतलब 1 दिन की एफडी से भी आपका 2% तक का ब्याज ज़्यादा मिल जाता है। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्याज मिले उस टेन्योर को एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिल पाए। एफडी कैसे करा सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन है, डिजिटल जमाना है। अगर आपके सेविंग खाते में पैसे पड़े हैं तो इंटरनेट बैंकिंग से या बैंक की ऐप से आप सिंपली एफडी करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो बैंक में ही जाकर के एफडी करानी है, एफडी का एक सर्टिफिकेट लेना है तभी मुझे चयन पड़ेगा, तो आप बैंक में जाकर के भी इस एफडी को करवा सकते हैं। रिडीम बिफोर टर्म, दोस्तों आपने एफडी करा ली 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, तो आप इसको सबसे पहले तो कोलेबल और नॉन कोलेबल 2 तरह की होती है। अगर आपने कोलेबल एफडी कराई है तो कभी मर्जी आप उस एफडी को तोड़ सकते हो, तो 0.5% से लेकर के 1-1.5% तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। नॉन कोलेबल है तो आप कोशिश करें कम से कम कराएं, आप उसको उस पीरियड से पहले नहीं निकलवा सकते हैं। लेकिन वो बैंक करप्ट हो गया, बैंक कोर्ट का ऑर्डर आ गया, या वो जिसकी एफडी थी उसकी मृत्यु हो गई, तभी आपको ये पैसा मिलेगा। नहीं तो नॉन कोलेबल के मामले में आपको जब तक ये एफडी पूरा नहीं होती है तब तक आपको इसके ऊपर आपको वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद नॉमिनेशन दोस्तों हर बार हर जगह आपको करवाना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो पैसे के लिए लीगल कार्रवाई करनी होती है। वैसे नॉमिनेशन जो जिस व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाते हो वो उसका मालिकाना हक नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक टेक केयर होता है। तो नॉमिनेशन आप जरूर करवाएं, ये एडवाइस भी दी जाती है। एफडी कराते समय आप करवाएं, नहीं करवा पाए तो आप बाद में भी करवा सकते हैं, ताकि नॉमिनेशन के कारण कोई कानूनी कार्रवाई का ज्यादा झंझट आपके परिवार वालों को ना हो। माइनर की एफडी दोस्तों 18 साल से कम वाला जो भी व्यक्ति होता है वो माइनर कहलाता है। उसके नाम से एफडी करानी है तो वहां पे उसके लीगल गार्जियन को, उसके मदर या फादर को वहां पे अपना पैन कार्ड देना जरूरी है। इनकम टैक्स के अंदर क्लबिंग ऑफ सेक्शन बोलता है उस माइनर की जो भी एफडी की इनकम होगी वो उसके मदर या फादर उन दोनों में से जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसके अंदर उसको जोड़ना पड़ जाएगा। तो इस तरह से माइनर के नाम एफडी कराने से आप बचें। एफडी के अमाउंट दोस्तों 1000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक आप एफडी करा सकते हो। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, अगर आप एफडी कराते हो 10 लाख से ज्यादा की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाती है। आप अपनी ITR भरना जरूर सुनिश्चित करें, ताकि कल को आपको कोई भी नोटिस ना आए। TDS का सर्टिफिकेट 16A नंबर फॉर्म होता है एक, वो बैंक वाले जारी करते हैं हर 3 महीने बाद, और इसी का ही सेम डाटा आपको 26AS में, AIS में, TAS में हो सकता है। आप बैंक से जाकर के सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अपने इनकम टैक्स के जो पोर्टल पर भी 26AS देख सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग से 16A नंबर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार ये आपको मेल पर भी भेज देते हैं। दोस्तों एफडी के ऊपर हमने एक मास्टर क्लास बना रखी है, उसको आप जरूर देखें कि एफडी से रिलेटेड और भी ज्यादा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बड़े ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें,
इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो। इसके साथ में ही कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन अभी भी आपका रह गया हो तो कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, जिन्होंने एफडी करनी है और उनको एफडी में और इनकम टैक्स के रूल नहीं पता था। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है जहां मनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं। प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।